नेपाल, जो दुनिया की सबसे सुंदर देशों में से एक है, वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। जेन जी, जिनके बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि ये जेनरेशन तो यूजलेस, आज उसी जेनरेशन मिलकर नेपाल की सरकार गिरा दी। मजबूर कर दिया नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए। सिर्फ यही नहीं, ये प्रोटेस्ट इतने हद तक पहुंच चुका है कि प्रधानमंत्री की घर से लेकर पार्लियामेंट तक सभी को आग लगा दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर को बीच सड़क पर जूतों से मारा जा रहा है। इसके पीछे का कारण नेपाल सरकार के द्वारा की जा रही सालों की करप्शन है। तो आइए इस वीडियो में इन सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। ये प्रोटेस्ट जो था एक कम्प्लीटली पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिसमें प्रोटेस्टर्स माइतीगर मंडल से पार्लियामेंट की ओर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं पे सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया गया था इस प्रोटेस्ट को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए, जिसमें पुलिस ने वाटर कैनन से लेकर रबर बुलेट तक सब कुछ यूज किया जनता को थोड़ा कंट्रोल में लाने के लिए। इसमें पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में काफी क्लासेस होते हैं, लेकिन इसके बाद पुलिस जो करती है उसे देखकर पूरी दुनिया शॉक हो जाती है। पुलिस ओपन फायर कर देती है प्रोटेस्टर्स पर, जिसमें लगभग 19 लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसमें एक 12 साल का बच्चा अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में भी था। करीब 400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं इस ओपन फायर की वजह से। अब जब इस ओपन फायर की बात लोगों में फैली तो और काफ़ी सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ जाते हैं और धीरे धीरे पूरी सड़क जो है वो प्रोटेस्टर से भर जाता है। अब धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट काठमांडू से लेकर पोखरा, भरतनगर और दामक जैसे शहरों तक पहुंच जाता है। अब मीडिया में बताया गया है कि सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने की वजह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन असली में यही बस एक कारण नहीं, बल्कि इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, जैसे कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और सरकार में बैठे हुए कई सारे मंत्रियों के नेपोटिज्म। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया बैन के बारे में। तो नवंबर 2023 में सारे सोशल मीडिया कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था। अब सरकार ने इसके पीछे का कारण ये बताया था कि जो फेक न्यूज सोशल मीडिया पर स्प्रेड होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। इस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 5 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें एक बड़ा ही नाम है टिकटॉक। अब जिन सोशल मीडिया ऐप्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनको नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने की परमिशन दे दी थी। अब इसकी वजह से टोटल 26 पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर को बैन कर दिया गया। अब प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि सरकार ने इसलिए किया ताकि वो सोशल मीडिया के न्यूज को कंट्रोल कर सके और आम लोगों की आवाज को दबा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। इस सोशल मीडिया बैन होने से ठीक पहले काफी सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन और पॉलिटिशियंस के बच्चों की लविश लाइफस्टाइल को एक्सपोज कर रहे थे। जहां एक तरफ नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 20% से ज्यादा है, लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर देश जाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो मंत्रियों के बच्चे हैं ये अपने करप्शन के पैसों से अपनी लविश लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे फ्लेक्स कर रहे थे।
नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया था, आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि लगभग 15,000 से ज़्यादा नेपाली नेपाल छोड़कर रसिया यूक्रेन वार में शामिल होने के लिए रसिया गए थे ताकि थोड़े पैसा कमा सके। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। नेपाल की सोशल मीडिया पे इसी चीज़ को दिखाया गया था कि मंत्रियों के बच्चे बाहर देशों से लग्जरी बैग्स के साथ लौटते हैं तो आम आदमी कॉफिन में। अब बात करते हैं करप्शन की। तो नेपाल में मेनली 2 डोमिनेंट पार्टी है, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट। और इन पार्टीज के हेड पर जो है करप्शन का केस लगा हुआ है। नेपाली कांग्रेस पार्टी के हेड शेर बहादुर देउवा, जो कि फॉर्मर सीएम भी थे, अपने एयरक्राफ्ट परचेज पर इलीगल कमीशन लेने का आरोप है। सिर्फ यही नहीं, इनके पत्नी आरुज राणा देउवा, जो कि नेपाल की करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स है, उन पे नेपाली सिटीजन को फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू भूटानीज नेशनल दिखाने का भी आरोप है। ऐसे करने पर उन्हें रेफ्यूजीज के टूर पर अमेरिका भेज सके। ऐसे ही 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके पुष्पकमल दहल पर मोस्ट गरिला फाइटर्स के लिए आए हुए पैसों को इलीगल अपने नाम पे करने का आरोप भी है। इन पैसों की रकम कुछ करोड़ों में होगी। वहीं करंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक टी स्टेट को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया था। अब इन सब में दिक्कत यह है कि नेपाल में 2006 से प्रैक्टिस है कि जितने भी नेता या पॉलिटिशियंस है उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। और इसी प्रैक्टिस की वजह से नेपाल में जो करप्शन है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इन सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने की वजह से नेपाल में काफ़ी सारी दिक्कत आई, जैसे कि टूरिज्म। नेपाल के इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट है। काफ़ी सारे लोगों को रोजगार भी टूरिज्म की वजह से आता है। अब जब सोशल मीडिया बैन कर दिया गया तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने टूरिज्म बिजनेस रन कर रहे थे उनके बिजनेस बंद हो जाता है, जिससे यहाँ का टूरिज्म काफ़ी अफेक्ट होता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर देश में काम कर रहे थे उनका भी कनेक्शन अपने फैमिली से कट जाता है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब लोग पीसफुली सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तब नेपाल के सरकार ने इन्हीं लोगों पर खुलेआम गोलीबारी शुरू कर दी। इसी गोलीबारी की वजह से जो गुस्सा था लोगों में वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। और इसी गुस्से में लोगों ने पार्लियामेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के घर जलाना शुरू कर दिया। नेपाल के सरकार ने काफ़ी सारे रीजन्स भी दिए अपने इस सोशल मीडिया बैन को लेके, जैसे कि सोशल मीडिया अंदर से नेपाल को कमज़ोर कर रहा है। लेकिन लोगों ने इन बयान की एक ना सुन के अपना ये प्रोटेस्ट जारी रखा और अंत में आके सरकार को लोगों के सामने झुकना पड़ा। और फाइनली 9 सितंबर को दोपहर के 2 बजे प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों, नेपाल का देश एक एग्जाम्पल है सभी देशों के लिए कि क्या होता है जब सरकार अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन जैसे बड़े मुद्दों को छोड़कर आम जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि नेपाल में वापस से पीसफुल नेशन बना पाए और अच्छे सरकार के साथ वापस देश ग्रो कर सके।